सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज बड़ा फैसला सुना दिया गया। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों को बहाल किया जा चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ी कहते हैं कि जब ये अपीलें बहाल हुई हैं तो फिर ज़मानत की जो दरखास्तें हैं वो गैर मौसर हो चुकी हैं और ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत हो चुकी है। अब आज की समाअत में बड़ी ही दिलचस्प कार्रवाई हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि जब कोई मुलजिम खुद को अदालत में सरेंडर कर देता है तो वो खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे इस्तफसार किया, क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं? तो उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया कि मैं पहले ही इस मामले में ये क्लियर कर चुका हूं कि हम अभी इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब की निगरान हुकूमत अल-अज़ीज़िया केस में पहले ही मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है, लेकिन जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिस वक्त तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होती, तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म होने जा रही है? उनके सामने जो कानूनी चैलेंजेस थे उनके वापस आने से पहले, क्या वो रुकावटें एक एक करके दूर होती जा रही हैं? और इलेक्शन का इनेकाद जब होगा तो क्या मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन के कैंडिडेट होंगे और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे? चूँकि इलेक्शन के ऊपर भी अभी मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात और पाकिस्तान की आप ये समझें कि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत की जानिब से कहा जा रहा है, कल उन्होंने गैर यकीनी जाहिर की कि इलेक्शन होते जनवरी में उन्हें नज़र नहीं आ रहे। अब अगर वो जनवरी में नहीं होते तो क्या फरवरी में भी नज़र नहीं आ रहे? आज फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस खबर पर मुतारिक हुआ, इस बयान का उसने जवाब दिया और कहा कि ये तासुर हम रद्द करते हैं कि इलेक्शन होने नहीं जा रहे, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जो 30 नवंबर तक डीलिमिटेशन का प्रोसेस है इसको हम मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब कुछ हल्कों की जानिब से, कुछ ज़राए से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद 28 जनवरी की तारीख इलेक्शन के लिए मुकर्रर हो सकती है, उसका ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी गई है। तो मियाँ साहब की ये जो कानूनी तौर पर उनको रिलीफ मिल रहा है, इस पर अब दीगर जमातों का क्या मौक़िफ़ है, आगे पाकिस्तान की सियासत में और नून लीग की इंतखाबी मुहिम में कितना अहम किरदार वो अदा कर सकते हैं, और अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की उनको इजाज़त मिल जाती है, नाअहली ख़त्म हो जाती है, तो क्या वाकई पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म वो बनने जा रहे हैं? चूँकि उनकी पार्टी इस वक्त यही बयानियाँ बना रही है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शर्मिला फारूकी साहबा, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि कल सदर मुमलिकत ने एक बेयकीनी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन जनवरी में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, बल्कि ये उन्होंने कहा कि मुझे तो यकीन है कि नहीं होने जा रहे। आज इलेक्शन कमीशन का उस पर रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन होने जाएंगे होंगे, ये तासुर गलत है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और उन्होंने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया सदर मुमलिकत के बयान को। आप लोग भी इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा, लेकिन ये कह रहा है कि इलेक्शन होंगे। यकीन है इलेक्शन कमीशन पर आपको? जी शुक्रिया। देखिए, किसी न किसी दिन तो शायद इलेक्शन हो ही जाएं, लेकिन जो बेयकीनी का इजहार सदर साहब ने किया वही बेयकीनी हमारे पास भी है। और अगर आप एक आम आदमी से भी बात करें तो वो भी कहता है कि यार इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, हमें तो नहीं लगता होंगे। कोई तो कहता है साल भर नहीं होंगे, कोई कहता है और मज़ीद 6 महीने नहीं होंगे। मतलब ये कयास आराइयाँ है ना, ये बेचैनी है, ये अभाम है, ये कन्फ्यूजन है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। अब उसमें क्या कबाहत है? अगर आप महीना की बात कर रहे हैं, महीने के आखिरी हफ्ते की बात कर रहे हैं, उस हफ्ते में 7 दिन हैं, 7 दिन में से कोई एक तारीख दे दें। वो आज तक इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे पा रहा, तो कोई तो वजह है, कोई तो इशू है, कोई तो मामला है। और इसी वजह से अब आप देखिए एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट ये इस बात का, इस कन्फ्यूजन का और इस बेयकीनी का इजहार किया गया कि पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। देखिए ना, ही इज़ जस्टिफाइड टू से सच अ थिंग बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग टू। मुझे भी नहीं पता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मेरे पास बड़ी बेयकीनी है। तो शर्मिला साहब, जब आपको यकीन नहीं है, सदर मुमलिकत को यकीन नहीं है, सियासी जमातों को यकीन नहीं है, तो फिर ये मामला आगे किस जानिब जाएगा? अगर इस वक्त हम देखें 30 नवंबर वो डेडलाइन है जब डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी, और उसके बाद तो वो 54 दिन से 60 दिन के अंदर का एक शेड्यूल आना है, तो ये जनवरी के आखिर की एक डेट अनाउंस करने में इलेक्शन कमीशन को आखिर क्या कबाहत है? क्यों अभी तक वो ये डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे?
यही तो मेरा भी सवाल है, और मेरी ख्वाहिश होती कि अगर किसी इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे को आप ले लेते अपने शो पर, उससे ये सवाल करते, बिकॉज हम तो तारीख मांग रहे हैं उनसे, हमारा तो डेलीगेशन गया, और हम तो अब हर दिन चेयरमैन, हर दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं वी वांट द इलेक्शन डेट नाउ एंड दे आर नॉट अनाउंसिंग इट। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? क्या ऐसे महरकात हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या कन्फ्यूजन है? ये तो हम भी सोचने से कासर हैं कि क्या मसला है, इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं आ रही है। और अब मामला अदालत में भी चला गया है, लेकिन जाहिर है कि वो 90 दिन वाला जो मामला था, अब वो पूरा होने में चंद ही दिन बाकी रह गए, और उस 90 दिन की लिमिट से सिर्फ 5 रोज़ पहले ये समाअत होने जा रही है अदालत में। तो अब अदालत से आपको कुछ तवक्कुआत हैं कि इस सिलसिले में अदालत से ही अपडेट आएगी, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा वहाँ से कि आप कम अज़ कम डेट तो अनाउंस करें? देखिए, ये भी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हर चीज़ अदालत में चली जाती है। आइन के अंदर हर चीज़ दर्ज है, हर इदारे के फ़राइज़, हर इदारे की ज़िम्मेदारियाँ दर्ज हैं। फिर अगर हर चीज़ के लिए आपको अदालत जाना पड़े, अदालत को फिर आप सियासत में लेकर आएँ, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर। और ये मामलात कभी, फिर देखिए अदालत अपनी इंटरप्रिटेशन करती है, फिर अगर अदालत को तारीख देगी या अदालत पाबंद बनाएगी, उसके ऊपर ईसीपी अमल दरामद करता ही नहीं करता। लेकिन देखिए ना, ईसीपी की अपनी जिम्मेदारियां हैं कि उनको तारीख अनाउंस करनी है, और मैं समझती हूँ कि ये हर चीज़ अदालत में ले जाना ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम देने के हवाले से कोई अच्छा साइन नहीं है कि जी हर चीज़ आपको अदालत में जाके ज़बरदस्ती करवानी पड़े। ये होना नहीं चाहिए जमहूरियत, एक फ़ाल जमहूरियत में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। आई डोंट नो कि अदालत इसके ऊपर क्या करती है। 5 दिन के अंदर देखिए समाअत करके उसका फ़ैसला तो नहीं सुना सकते। अब क्या उसके अंदर होता है, फिर ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस होगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगा, वो आके अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, ये तो देखने की बात है। तो रफ़ीक रज़वाना साहब, उम्मीद कर रहे थे लोग कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो अपनी पहली स्पीच में वो इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे कि आप इलेक्शन की कोई डेट दें, ये डीलिमिटेशन अब कंप्लीट होने जा रही है, उसके बाद आप एक शेड्यूल तो दे दें, कम अज़ कम ये बता दें कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इससे मुतालिक कोई बात नहीं की। नून लीग को कोई जल्दी नहीं है इलेक्शन की, वो जनवरी के आखिर में हो, फरवरी में हो, या 3, 4, 5, 6 माह और डिले हो जाएँ। अगर कानून को पढ़ लिया जाए ना, इस वक्त मेरे सामने इलेक्शन एक्ट 2017 मेरे सामने पड़ा, ठीक है। तो अगर कानून को पढ़ लिया जाए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद, जिसमें सारी मखसूस हुकूमत की जमातें शामिल थी, और ये मरदमशुमारी की बात की गई और फैसला हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन हो गई, तो उसके बाद एक प्रोसेस है स्टेज वाइज। ये भूल जाए कि मैं PMLN की कोई वकालत कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इलेक्शन एक्ट 2017 हो या किसी साहब के पास जो पार्टिसिपेंट हो, तो एक प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टेज वाइज दिया हुआ है, ठीक है जी। तो उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा आपके इल्म के लिए, दोस्तों के इल्म के लिए और नाजरीन के इल्म के लिए बता दूं। बड़ा अरसे से ये कंफ्यूजन फैला हुआ और बहस पे बहस चल रही है। अगर ये बहस खत्म हो जाए तो शायद लोग हिजान का शिकार ना हो। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी असेंबलीज है, एक चैप्टर सेक्शन 50 से शुरू होता है, ठीक है जी। सेक्शन 50 है जी अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, 51 है जी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, 52 है जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, 53 है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड द प्रिजाइडिंग ऑफ एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 54 है जी ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन ऑफिशियल्स, 55 है जी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, 56 है डेथ ओथ ऑफ द इलेक्शन ऑफिशियल्स। अब 57 है, इसको गौर से सुनिए, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी। ये जब स्टेज आएगी, ऊपर वाली सारी स्टेजेस गुजारने के बाद, तो इलेक्शन कमीशन विल इशू ए नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद आगा सारा इलेक्शन प्रोग्राम को वो अल्टर भी कर सकता है 58 सेक्शन के तहत, अल्लाह करे ना हो। फिर पोलिंग स्टेशन हैं, नॉमिनेशन पेपर्स हैं, डिपॉजिट है, सिक्रूटनी है, अपील्स हैं, पब्लिकेशन है, विथड्रॉल है, कैंडिडेट। सही हो गया सर। और आर्गुमेंट क्या है इस पर आपका? ये आपने सारी चीजें तो पढ़ दी, आर्गुमेंट क्या है आपका?
आर्गुमेंट मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने सेक्शन 57 के तहत नोटिफिकेशन जब जारी करना है इलेक्शन प्रोग्राम का, उससे पहले जो प्रोसेस मैंने पढ़ा है वो उसको पूरा करके साथ साथ जब उस स्टेज पे आएगा तो उस टाइम पे वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब एक शोर मचा हुआ है, तारीख दें तारीख दें तारीख दें, तो कभी गाड़ी को बैल के आगे बांधा जा सकता है, कानून को पढ़ने हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन से कोई। तो रफीक साहब, अभी आपने कानून पढ़ा है और अभी इसकी मैं तस्दीक भी हाफिज एहसान साहब से लूंगा, लेकिन ये भी फरमाइएगा कि ये तो ये एक्ट हो गया, तो लॉ हो गया। अब आइन का आर्टिकल 48 जो है वो जाहिर है कि आइन को हम सुप्रीम रखेंगे या किसी लॉ को या कानून को सुप्रीम रखेंगे, ये सवाल भी पैदा होता है। सुप्रीम है, सुन ले, 90 डेज तो गुजर गए, आइन सुप्रीम है, हम तो आइन को सुप्रीम मानते हैं। 90 डेज जब गुजर गया, प्रोसेस जब शुरू है, तो अब कौन सा प्रोसेस होगा? ये इलेक्शन एक्ट के तहत प्रोसेस चल रहा है। 90 डेज में यही होना था, 90 डेज अनफॉर्चुनेटली गुजर गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली गुजर गए, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा था, गुजर गए। सर अभी गुजरे नहीं, अभी है, अभी तकरीबन 10 से 12 दिन बाकी हैं। सर 12 दिन में 90 डेज का एक ये होता है कि जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है या असेंबली खत्म होती है 60 डेज या पहले डिसॉल्व करते हैं 90 डेज, तो उसी दिन से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये 10 दिन में प्रोसेस नहीं हो सकता, मेरी गुजारिश समझे। वो 90 डेज से मुराद है कि सारा प्रोसेस करें और विद इन 90 डेज आप इलेक्शन कराएं। अब 90 डेज में से 10 दिन रह गए तो सारा प्रोसेस 10 दिन में नहीं हो सकता। अगर आप नोटिफिकेशन इलेक्शन का जब ठीक है, तो रफीक साहब, अब जो समाअत मुकर्रर हुई है इस सिलसिले में जो एक समाअत अदालत में मुकर्रर हुई है, तो फिर उसमें क्या कार्रवाई होगी? उसमें फिर वो तो 90 दरखास्त ही ये थी मुतासरा फरीक की। अदालत की कार्रवाई को प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता, मगर अदालत कैसे कहेगी 90 दिन खत्म होने वाले, हफ्ते के अंदर इलेक्शन कराए? ऑर्डर तो वो होगा जो इम्प्लीमेंट हो सके, जो एक्सिक्यूट हो सके। मैं बेसिकली एज ए डेमोक्रेट मैं इलेक्शन की ताखीर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मगर अब जब हो गई ताखीर तो प्रोसेस के मुताबिक चलना है। ना मैं इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मेरा काम है इलेक्शन कराना। हाँ, मैं कह सकता हूँ इलेक्शन जल्दी कराएं। अब मैंने एक प्रोसेस पढ़ के दिया है, मेरी नजर में वो प्रोसेस है, जब वो स्टेज आएगी नोटिफिकेशन हो जाएगा। और उन्होंने कह दिया जनवरी क्या। चले, क्योंकि लॉ एक्सपर्ट हैं हाफिज एहसान साहब, जरा उससे इस पूरी सिचुएशन पे जरा उनकी भी राय जानते हैं। हाफिज एहसान साहब, ये एक एक्ट पढ़ के सुनाया है इस वक्त रफीक रिजवाना साहब ने, और एक आइन का आर्टिकल है। अब ये दोनों में हमें सुप्रीम किसको रखना है? बहुत सारी सियासी जमातें आइन के आर्टिकल को कोट करती हैं, सदर मुमलिकत ने भी आइन का आर्टिकल कोट किया। और जी रफीक साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, जरा अगर हाफिज एहसान साहब को आप मौका दें। जी हाफिज साहब। भाई आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर असेंबली को डिज़ोल्व किया जाता है तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, जो आर्टिकल 224 कहता है, और अगर असेंबली को डिज़ोल्व नहीं किया जाता तो इलेक्शन 60 दिन के अंदर होंगे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नंबर 1। नंबर 2 उसके साथ ये है कि जो हमारा आर्टिकल 224 है वो डिपेंडेंट है आर्टिकल 51(5) के नीचे। आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे जो आपकी लास्ट नोटिफाइड सेंसस है। अब जो लास्ट सेंसस नोटिफाइड है वो आपने की है आर्टिकल 53 के नीचे जाके, जो हमारी CCI है, और उस CCI के अंदर जो थे वो चारों चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, उसमें JUI के लोग भी थे, उसमें PMLN के लोग भी थे, और उसके अंदर जो था और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रेलिवेंट थी, उनकी कंसल्टेशन के बाद ये CCI की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि हमें बजाय एक और अमेंडमेंट करने के, चूँकि आपको याद होगा कि जब हमने 2018 के इलेक्शन करवाने थे तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 24। उसके अंदर ये था कि हमने एड हॉक बेसिस के ऊपर जो 2017 के रिज़ल्ट से हमने उसके मुताबिक कहा कि इलेक्शन होने दें, और जब वो नए इलेक्शन से पहले जब ये सेंसस नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है उस सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशंस होंगी। अब हुआ ये कि जाते हुए CCI की एक मीटिंग हुई जो पहले हो जानी चाहिए थी। जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर एक फ़ैसला हुआ, और फैसला ये हुआ कि जो 2017 की आपकी सेंसस थी उसको PTI की गवर्नमेंट ने जाके 2021 के अंदर कहा था कि डिजिटल होनी चाहिए सेंसस। उसको जाते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। जब नोटिफाई कर दिया तो आपका प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 51(5) का स्टार्ट हो गया कि इलेक्शन तब होंगे, और 224 का जो ट्रिगरिंग पॉइंट है 90 दिन, वो उस वक्त स्टार्ट होगा कि जब आपके मुल्क के अंदर डिलिमिटेशन जो है वो नोटिफाई करेंगे और उसके बाद आप इलेक्शन में जाएंगे। एक तो ये था।
दूसरा उसके अंदर जो है वो हमने खामखा इसको कन्फ्यूजन बनाने की कोशिश की कि ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काम करता है, उसके पास कोई ऐसी नहीं है। अब जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी वो आर्टिकल 57 के नीचे की गई थी। अगर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट ना भी करता तो उस असेंबली ने डिसॉल्व होना था। अब उसके अंदर जाके जब असेंबली डिसॉल्व कर दी गई 58 के नीचे, तो वो जो बात थी जो आर्टिकल 48 की कही गई कि जी प्रेसिडेंट अगर असेंबली को डिसॉल्व करे तो फिर वो इलेक्शन देगा। अब प्रेसिडेंट ने इलेक्शन सिर्फ एक ही सूरत के अंदर अनाउंस करने हैं कि अगर वो प्रोसेस आपका है कि अगर किसी शख्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और वो उसके खिलाफ सक्सीड हो, और उस सक्सीड के बाद जो है नया हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट ना किया जाए, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो बगैर किसी एडवाइस के 48 के अंदर असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और उसके साथ वो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कर सकता है। तो अब हाफिज साहब आप कोई ये डिमांड नहीं कर रहा कि प्रेसिडेंट आकर डेट नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन अब उसके अंदर ये है। अब मैं आ जाता हूँ इस चीज के अंदर जो अब ये है वो अब ये है डेट तो अनाउंस करें ना, 90 दिन का पीरियड गुजर गया, चले गुजर गया, आप जनवरी के बाद डेट तो अनाउंस करें। डेट देना और है, शेड्यूल देना और है। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जिस वक्त उन्होंने 51(5) का प्रोसेस शुरू किया था और कहा था कि ये 14 दिसंबर को मुकम्मल होगा, उसके साथ साथ इन्हें डेट दे देनी चाहिए थी। और डेट कहते हैं कि शेड्यूल हम उस वक्त अनाउंस करेंगे जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। अब इलेक्शन कमीशन जो था उसका रिप्लाई भी एवेसिव रहा है, प्रोएक्टिव भी नहीं रहा, उस वजह से ये कन्फ्यूजन है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और लीगल सर्कल्स को ये पता है इस चीज़ का कि 51(5) के नीचे जितनी देर तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, ना 224 दिन का पीरियड स्टार्ट होता है और ना ही 57 और 58 का शेड्यूल जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर शुरू हो सकता है। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, जो उसने एहसन तरीके से अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से आईब्रोज भी उठी और सवालात भी उठे। अब भी ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल करनी चाहिए और जो डेट है जो टेंटेटिवली उन्होंने कहा 28 उसका जिक्र करना चाहिए कोर्ट इस पर क्या हिदायत जारी करता है। पॉइंट आप सब जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी तौर पर जो चैलेंजेस थे वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। पहले तोशाखाना केस की एक लंबी तारीख मिल गई, फिर आज उनकी सज़ा के खिलाफ अपीलें भी बहाल हो गई। ये मामला कानूनी तौर पर आगे कैसे बढ़ रहा है, उसके क्या सियासी असरात होंगे, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिल रही है या मिलेगी, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और मियां नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपीलें बहाल कर दी हैं, जिसके बाद जो उनकी दरख्वास्तें थीं, जो ज़मानत की दरख्वास्तें, वो खुद ब खुद गैर मौसर हो चुकी हैं। और अब उनके वकील ये कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है मियां साहब ज़मानत पर हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद भी उन्हें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जब तक उनकी नाअहली है उस वक्त तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मियां साहब जब वापस आएँ तो वो मईशत की बेहतरी का बयानिया अब लोगों के सामने रख रहे हैं। जो उनका पुराना बयानिया था उसमें बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है और अब जो इस वक्त दीगर जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक एतराज़ कर रही है कि मियां नवाज शरीफ की सज़ा को भी हमने देखा कि किस तरह से पंजाब की निगरान हुकूमत ने ख़त्म किया। इस पूरी सूरत हाल पर अब रद्द अमल है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मियां साहब के जो कानूनी चैलेंजेस एक के बाद एक ख़त्म हो रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? शर्मिला फारूकी साहिबा से ही जानते हैं। शर्मिला साहिबा, ये मियां साहब वापस आए, पहले तो उनका जो बयानिया तब्दील हुआ, क्या उस पर आपको हैरत हुई या इत्मीनान हुआ कि चलो मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं, सारी सियासी जमातों को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी जिस तरह से सज़ा मुअत्तल की गई, जिस तरह से सज़ा को ख़त्म किया गया पंजाब हुकूमत ने, तो उस पर आपका रिएक्शन क्या है? शर्मिला साहब को आवाज़ आ रही है? चलो शर्मिला साहिबा को रिकनेक्ट करते हैं। रफ़ीक साहब, ये मियां साहब जब लंदन में थे तो ज़ाहिर है वो गुफ्तगू करते थे, उनका बयानिया, उनका लबो लहजा, उनके अल्फाज कुछ मुख्तलिफ होते थे। मियां साहब अब जब वापस आएँ तो एक तो हम बयानिया में भी थोड़ी तब्दीली देख रहे हैं और फिर हम ये देख रहे हैं कि कानूनी तौर पर भी रुकावटें एक के बाद एक दूर हो रही हैं। अब मियां साहब ही आपके कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, आगे पूरी इलेक्शन कैंपेन को वही रन करेंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान की फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जरा पता हिलता है तो उस पर कई कई दिन तबसरा होता रहता है। चलो ये एक इवेंट हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, उनका वहाँ बयानिया था या उन्होंने अपना शिकवा किया,
और शिकवा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कोई इंतकाम नहीं ले। ये बयानी की बजाय मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी तकालीफ का एक थोड़ा सा जिक्र किया या ज्यादा जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे चलना चाहता हूँ और मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता। एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ कि हम कोई भी तबसरा करें अगर एक माइंड सेट से करें। मसलन मैं कुछ सवाल करता हूँ और अपने एक माइंड सेट से करता हूँ तो वो सवाल इंडिपेंडेंट नहीं हो, और अगर मैं जवाब उसी माइंड सेट से देता हूँ तो वो जवाब इंडिपेंडेंट नहीं हो। हमें सवाल भी इंडिपेंडेंट माइंड से करना चाहिए और जवाब भी इंडिपेंडेंट माइंड से देना चाहिए। अगर बाद वक्त मैं जवाब दे रहा हूँ तो मुझे लोगों को महसूस होना चाहिए, नाज़रीन को, ठीक है जी मुस्लिम लीग नून का ये वर्कर है कह रहा है, मगर बाद वक्त बारे में ये भी तासुर होना चाहिए कि मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, अपनी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को सामने रखते हुए मखसूस हालात में एक बात कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज के थिंक टैंक और बाकी लोग डिवाइड उतने नहीं हुए जो बेटर सोच के मालिक है, मगर डिवीजन हो गई है। और हम ये समझते हैं मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने मुस्लिम लीग नून का मुकदमा जीत के जाना है और किसी को जीतने नहीं देना। इट शुड नॉट बी द प्रिंसिपल, ठीक है जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना वहाँ एक बात की और उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पब्लिक को कहा कि जी मैं इंतकाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, ठीक है जी। अब ये बड़ी जमात के लीडर है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मेरे ख्याल में यही समझी जाएगी, अगर कोई एतराज है कि मियां साहब खुदा न खासा जेल चले जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, 4 साल के बाद आगे तो फील्ड कहते हैं डिस्टर्ब हो गया। टेक्निकल चीजें हैं। जमानत क्या हो, जमानत उनको पहले मिली हुई थी, अपील उनकी टेक्निकल ग्राउंड पे फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गई। तो जब नॉन प्रोसिक्यूशन पे केस खारिज होता है तो एक टेक्निकल चीज है, कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करना है कि व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। तो कोर्ट को उन्होंने कहा। अब नैब की बात आ गई, नैब अपीलों के बारे में कोई बात करेगी, टेक्निकल चीजों पे आप जाएं, छोड़े, मेरिट में केस का फैसला होना चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि मियां नवाज शरीफ खुदा न खास्ता सही सजा हुए, वो गुनहगार हैं, उनको बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, उनको सांस नहीं लेना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, तो ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने की बात नहीं है। ये छोटी छोटी हाइपर टेक्निकलिटीज है। अच्छा, चलें आपके नजदीक ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या डेफिनेशन करती है, जरा मैं वापस आता हूं रफीक साहब की, जी आप मुकम्मल करने चाहिए। अगर आप इन तबसरों को, ये कई दिनों से चल रहा है, कितने माशाल्लाह चैनल है हमारे पाकिस्तान में, हम भी चैनल्स पे आके इधर की अपनी सोच के मुताबिक, पार्टी की खुशी के मुताबिक या अदरवाइज हम कर जाते हैं बातें। बात यह है कि इसको अब ठंडा होना चाहिए, इसको आप ठंडा होने दें, मामलात को ठंडा होने दें। इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी जमातें तैयारी कर रहे हैं। अगर आज हम एक दूसरी पार्टी को हम मेलाइन करते रहेंगे तो इलेक्शन में क्या करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ तकारीर करेंगे और कैसा माहौल पैदा करेंगे। ठीक है, आप सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं रफीक साहब, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला साहिबा की तरफ में जाऊं जरा, इस पर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रफीक साहब जरा जी। शर्मिला साहबा, ये मियां साहब की सज़ा को मुअत्तल किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, आज उनकी सज़ा के खिलाफ अपीलें भी बहाल हो गई, इसका मतलब कि ज़ाहिर है आगे ये केसेस ख़त्म होने की तरफ शायद मुबैना तौर पर जा रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल, आपका जो मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मियां साहब के साथ इस वक्त ये जो हो रहा है, सज़ा मुअत्तल होना फिर अपीलें बहाल होना, तो ये इस पर आप लोगों को हैरत है, इत्मीनान है कि चलो इंसाफ हो रहा है, देर से ही सही लेकिन हो रहा है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में हर उस शख्स के साथ इंसाफ हो जो इंसाफ का तलबगार है। किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी को एक्स्ट्रा फेवर दी जाए या किसी को दबाया जाए। आइन तो ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, नो वन इज़ अबव द लॉ। बात ये है कि मियां साहब पहले भी आए तो उनके आने से पहले ही अपीलें उनकी बहाल हो चुकी थी और फिर स्टेट लाउंज के अंदर उनके बायोमेट्रिक्स हुए। फिर अगले दिन पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी, आज अपीलें बहाल हो गई, ना आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, अच्छी बात है, सबके लिए ऐसे इंसाफ होना चाहिए। और देखिए, अदालत आगे जाके क्या फ़ैसला करती है क्या नहीं करती, वो मुझसे बेहतर आप तबसरा कर सकते हैं। आप एक सहाफ़ी हैं, यू नो बेटर देन मी। हम तो सिर्फ एक बात करते हैं कि जो भी चीज़ हो आइन और कानून के मुताबिक हो, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए कि आप बड़े रसूखदार हैं, कोई डील हो गई है तो आपके लिए तमाम रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब कोई जेल में बंद है, उसकी अपीलें सुनी नहीं जा रही। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं अदालतों में जो चलते ही नहीं हैं, और लोग थक चुके होते हैं कि क्या करें, परेशान हो जाते हैं। ये जो इनफॉर्मल जिरगा सिस्टम बना है ना, इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम, ये जिरगा सिस्टम क्या है? ये इसीलिए हुआ है ना कि जब आपको सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, गांव देहातों में बैठ के फैसले कर लेते हैं आपस में, क्योंकि ना वो बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, ना अदालतों के चक्कर लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों मुकदमात में डिलेज आती हैं और एक आम आदमी क्यों बेचारा इतना सफ़र करता है। हर साल जुडिशल रिव्यू भी होता है, जुडिशल पॉलिसी भी बनती है, लेकिन अभी भी लाखों मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों की, मुख्तलिफ़ अदालतों में। खुदा करे वो दिन आए कि तमाम मुकदमात जो हैं वक्त के ऊपर मुकम्मल हों और लोगों को इंसाफ मिले। और ये बहुत बड़ी बात है, इंसाफ मिलना और फौरी मिलना इंसाफ है। लेकिन अगर इंसाफ डिले होता है तो जिस तरह कहते हैं ना, जस्टिस डिनाइड, इस तरीके से हम कहते हैं कि इलेक्शंस डिलेड इज इलेक्शंस डिनाइड, ये वही वाली बात है। हमें माजी से सीखना चाहिए। माजी में एक सिलेक्शन हुई और मुल्क के साथ एक तजुर्बा किया गया और उसका नतीजा आपके सामने है। खुदा करे कि ऐसा तजुर्बा दोबारा ना हो, खुदा करे कि ऐसा तजुर्बा दोबारा ना हो। अच्छा। इस मुल्क में जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, लोगों को अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हकीकतन फ़ाल जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी बहरान रहेगा, लोगों में बेचैनी रहेगी तो और मज़ीद से मज़ीद हाल बद से बदतर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी 2024 में होने वाले इंतखाबात भी क्या आप मुनसिफाना या शफाफ आपको नज़र नहीं आ रहा है? आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आता हूँ शमीला साहब, लेकिन पहले ज़रा हाफिज़ साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि अब ये अपीलें बहाल हो गई, अब ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा? मतलब अब ये केसेस सिर्फ एक दो समातों की मार हैं या फिर ये थोड़ा सा और ये इनमें चंद और समातें होंगी? जो पंजाब हुकूमत ने सज़ा ख़त्म की है मियाँ साहब की, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है या वो सिर्फ जुज़ वक्ती तौर पर हुई है? इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जिसके बारे में लोगों का परसेप्शन ये है कि ये वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक, शख्सियात के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी ना करते हुए ऐसे लोगों को रिलीफ़ देता है जो कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। ये आज उस परसेप्शन जो है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ेगा इन सारी चीज़ों को करने से। नंबर 1 इसका एस्पेक्ट है। नंबर 2 इसका एस्पेक्ट ये है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर, कि क्या हमारी पार्लियामेंट ने पिछले 20 साल से कुछ सीखा है इस चीज़ के अंदर, कि क्या हमारे मुल्क के अंदर गवर्नेंस और जस्टिस सिस्टम को बेहतर होना चाहिए? क्या इंसाफ को फौरी मिलना चाहिए? क्या इंसाफ ख़ास शख्स के लिए और आम आदमी के लिए बराबर होना चाहिए? क्या जो 20 लाख से ज़्यादा केसेस अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा केसेस हमारी गवर्नमेंट की मैल फंक्शनिंग की वजह से हैं, क्या पार्लियामेंट ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है या आइंदा उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो 2024 के अंदर है? तीसरी इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक लीगल स्ट्रैटेजी आती है और हर शख्स का एक हक़ है कि अगर कानून के अंदर उसको किसी केस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए तो उसका हक़ है कि उस लीगल स्ट्रैटेजी को करे। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर 3 तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। एक स्ट्रैटेजी ये चल रही है कि जो लॉ का या अदालत का प्रोसेस है उसके अंदर हमने जाना है, और जब हमने उसके अंदर जाना है तो उसके अंदर जो केसेस हैं वो बनाए आपकी प्रोसिक्यूशन ने, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो हर स्टेज के ऊपर इन चीज़ों को कंसीड करेगी। मैं इसमें ये कहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन जो थी वो 2018 में भी जीती थी, उसकी प्रेयर के ऊपर अदालतों ने फैसले किए थे और मियाँ साहब को 2 केसेस के अंदर कॉन्विक्ट किया गया था और एक केस के अंदर उनकी बात नहीं मानी गई थी। आज भी प्रोसिक्यूशन जो है जो 21 से चल रही है, प्रोसिक्यूशन की हर प्रेयर को अदालत जो है मान रही है। प्रोसिक्यूशन कहती है कि हमें प्रोटेक्शन बेल पे एतराज़ नहीं है, अदालत कहती है बिल्कुल ठीक है एतराज़ नहीं, चूँकि अदालत के पास जो है इसके अलावा क्रिमिनल सिस्टम के अंदर और कोई इख्तियार ही नहीं है सुओ मोटो का कि प्रोसिक्यूशन उस केस को परसू न करे और अदालत कहे कि नहीं मैंने तो आपकी दरख्वास्त। थोड़ी देर के लिए बस यहीं पर रोकेंगे, आप यहीं से अपनी गुफ्तगू का एक ज़िम्नी सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हाफिज़ साहब के इसी नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो हाफिज़ हसन साहब, ब्रेक से पहले आपका पॉइंट अधूरा रह गया था, वो पॉइंट भी आप मुकम्मल कीजिएगा और साथ ही मेरा एक सवाल भी ले लीजिएगा कि अब मियां नवाज़ शरीफ साहब को अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उनकी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए। अब ये नाअहली ख़त्म करने का क्या प्रोसेस होगा, कितना लेंदी होगा, कितना टाइम टेकिंग होगा, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि मियां साहब ने पाकिस्तान आने से पहले दो लीगल स्ट्रैटेजी बनाई है। एक स्ट्रैटेजी जो है जो आपके सामने चल रही है, जिसमें आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन बेल है, जो कभी भी पाकिस्तान के अंदर कन्विक्टेड को नहीं आई, लेकिन चले आ गई और उसके ऊपर नैब ने अपोज नहीं किया। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो साथ चल रही है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कि मियां साहब ने वहाँ के ऊपर 401 जो सेक्शन है CRPC का, वहाँ के ऊपर एक एप्लीकेशन दी है और वो एप्लीकेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि अगर कोई शख्स आपके पास दरख्वास्त दे या आप अपने लेवल के ऊपर, यानी कि उनको सुओ मोटो तक की पार है, ओन मोशन पे वो किसी भी शख्स की सज़ा को सस्पेंड या रिमिट कर सकते हैं। अब उसके अंदर ये है कि जो ये चल रहा है मीडिया के अंदर कि मियां साहब की सज़ा सस्पेंड हुई है, मियां साहब की सज़ा सस्पेंड नहीं हुई। वहाँ पे अभी उसका फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 ये है कि मियां साहब की एक एप्लीकेशन है जिसको कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को उन्होंने भिजवाया होगा जो हमारे इस वक्त प्रिजाइडिंग जज हैं जो इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर है, जिन्होंने अल अज़ीज़िया के अंदर उन्हें सज़ा दी थी, वो उसके ऊपर एक कॉमेंट्स करेंगे और कॉमेंट्स के बाद फिर डिस्क्रिप्शन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की आएगी कि वो फैसला क्या करती है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अब मेरा ये ख्याल ये है, और ये एक अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी भी है, कि अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन बेल को एक्सटेंड नहीं करती, या जो एक केस के अंदर तो एवनफील्ड है उसके अंदर तो जब रिस्टोरेशन आ गई तो उनकी सज़ा तो सस्पेंड है। हाफिज़ साहब, ये थोड़ी सी एक वजाहत कर दीजिएगा, ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 401 है, नहीं 1898 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और उसका सेक्शन 401 है जी 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 401। तो उसके मुताबिक ये सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? अभी नहीं ख़त्म हुई, चूँकि इसलिए ये है ना कि अगर वो सज़ा वहाँ पे सस्पेंशन की ख़त्म होती तो मियां साहब को जो था वो यहाँ के ऊपर सस्पेंशन जाने की अभी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सस्पेंशन तो वहाँ हो गई होती तो फिर अल अज़ीज़िया के अंदर एप्लीकेशन अभी फ़ाइल नहीं करनी चाहिए थी, चूँकि दो जगह तो आप सस्पेंशन सीख नहीं कर रहे ना। अब आज ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रेस्टोरेशन के बाद जो है उनकी बेल्स को या प्रोटेक्टिव बेल को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो मेरा ख्याल है प्रोटेक्टिव नहीं है, अब उसकी रेगुलर पे जाएगा। और अगर अदालत जो है नैब की स्टेटमेंट के ऊपर, जिस तरह आज प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी कहा कि हमें अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनके साथ जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन अल अज़ीज़िया के अंदर उसके ऊपर भी अगर एक ऑर्डर कर देता है तो फिर मियाँ साहब जो है वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे और उसी तरह जो है वो एक प्रोसेस को बाहर से बैठ के अपनी अपील्स को परसू करेंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ना प्रोटेक्टिव बेल को एक्सटेंड करता है ना उसके अंदर सस्पेंशन को करता है, तो फिर मियां साहब के लिए जेल के अंदर जाना ज़रूरी है। और उस जेल के जाने से पहले जो है वो एक जिस तरह लीगल स्ट्रैटेजी ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं देगा तो फिर पंजाब गवर्नमेंट, आप ये देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सून आफ्टर आपको ये आएगा कि शायद कैबिनेट ने वो समरी पास कर ली है और मियां साहब की सज़ा जो है वो सस्पेंड कर दी गई। और ये हर एक्यूज का या हर शख्स का एक राइट है, ये इसका एक एस्पेक्ट है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिटेल आएगा। अब दूसरी चीज उसके अंदर यह है कि जहां पे आपने डिस्क्वालिफिकेशन पे बात की, मियां साहब की दो तरफ डिस्क्वालिफिकेशन है। एक वो है जो पनामा के नीचे 62(1)(f है और दूसरी जो नैब के अंदर है जो 10 साल है। हाफिज़ साहब ब्रीफली बताइएगा। तो उसके अंदर यह है कि बाबा जितनी देर तक उनकी एक्विटल नहीं आएगी उतनी देर तक मियां साहब अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा करवाएंगे। और वो जो कंट्रोवर्सी है कि 232 के नीचे जो इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई है जिसके अंदर 5 साल का पीरियड है, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाके इसने फैसला आना है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव है, या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई कर सकता है या नहीं आना। लेकिन मियां साहब का ब्रिज जो क्रॉस करना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्विटल है। ठीक है, वो एक्विटल पॉइंट आपका आ गया। चूंकि वक्त थोड़ा कम है तो मैं जरा शर्मिला फारूकी साहिबा के सामने भी सवाल रख रहा हूं। शर्मिला साहिबा, ये लग रहा है पीपल्स पार्टी को कि इन अभी जो ये हालात हैं, आने वाले इलेक्शन चाहे वो जनवरी में हो फरवरी में, वो मुनसिफाना होंगे, वो शफाफ होंगे, वो आज़ाद होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोगों का जो एतराज़ है वो अभी मौजूद है या उसमें उसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो हम उस वक्त से एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रहे हैं जब मियां साहब पहुँचे भी नहीं थे पाकिस्तान। हमें उस वक्त से अंदाज़ा था कि किसको फेवर दिया जा रहा है और किस तरीके से दिया जा रहा है। अब तो हमारा ये जो एतराज़ है इसने मज़ीद शिद्दत पकड़ ली है क्योंकि आपके सामने है। अब तो पीपल्स पार्टी से पहले पूछा जाता था जी आप क्यों कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन अब तो आप सब बातें कर रहे हैं।
कि जी किस तरीके से हुआ, रिलीफ कैसे मिल रहा है, क्या प्रोटोकॉल है, किस तरीके से है। अगर आप बाहर निकल के जो लोग सियासत में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनसे पूछें तो वो तो ये कहते हैं कि जी इतनी उजलत करने की क्या ज़रूरत थी, सीधा सीधा मियाँ साहब को वज़ीर आज़म हाउस ही ले जाते हैं। हमसे कहते हैं लोग, हम सियासतदान हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या हो रहा है। देखिए बात ये, जिस तरह मैंने ये कहा कि अगर एक बार फिर मुल्क के अंदर सिलेक्शन हुई तो मज़ीद बेचैनी होगी। ये जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा है, ये PMLN का था, सबसे पहले ये लगाते थे जी वोट को इज़्ज़त दो। सो इनको इस बात को बावर कराना चाहिए कि वोट को इज़्ज़त मिले और हर शख्स के वोट को इज़्ज़त मिले। हमें बड़ा ताज्जुब है और हैरानगी है कि मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में मीनार पाकिस्तान पे इलेक्शन का तो मुतालबा ही नहीं किया। जो शख्स 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, वो 4 साल की जिलावतनी के बाद पाकिस्तान आ रहा है, ऐसे वक्त पे जब इंटरम गवर्नमेंट है, मुल्क इलेक्शंस की जानिब जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो उसे करनी चाहिए थी कि जी वोट को इज़्ज़त दो, इलेक्शंस करवाओ और इलेक्शंस में वोट को इज़्ज़त देते हुए हकीकी नुमाइंदों को चुनने दिया जाए। लेकिन वो बात तो की नहीं उन्होंने। हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। और देखिए इस बात भी, अगर वोट पर डाका डला, बैलेट पे डाका डला, तो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी ख्वाहिश, मेरी जमात की ख्वाहिश, कोशिश यही होगी कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आगे अवाम की मर्जी है, वो जिसको चुने। ठीक है, लेट द पीपल चूज। जी ठीक है। तो रफ़ीक रिजवाना साहब, ये वोट को इज़्ज़त दो का नारा कहाँ खो गया? वो मियाँ साहब की स्पीच में भी नज़र नहीं आया, इलेक्शन का मुतालबा भी नज़र नहीं आया, कोई डेट की डिमांड भी नज़र नहीं आई। देखिए मैंने तो पहले ही एडमिटेड कहा था कि इलेक्शन की डिमांड तो है। अब जब एक इलेक्शन का प्रोसेस जो है डिलिमिटेशन के बाद शुरू होगा और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह ऐलान कर दिया और उन्होंने जो है फॉरेनर्स को, मुबस्सिरीन को, ऑब्जर्वर को भी दावत दे दी है और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में टेंटेटिव ये इलेक्शन हो सकता है, तो फिर एक एग्जैक्ट डेट मांगना जो है ना वो अजीब सा लगता है मेरी नजर में। अपने इलेक्शन के लिए तो रफीक साहब जितना डिले हो रहा है तो वो सिचुएशन तो ये आपको सूट कर रही है, आपके फेवर में जा रही है, जो कि मियां साहब के केसेस हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सुन ले, टाइम आपके पास भी थोड़ा, मेरे पास भी थोड़ा है। जितना डिले होना था वो हो गया, 90 डेज में होना चाहिए था, मैंने पहले भी कहा और बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा तूफान आ गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है? वो मियाँ साहब की अपीलों के अलावा उनके सर पे एक तलवार, वो जो पनामा में अकामा निकला उसकी जो ताजाद नाइली है, उसकी कंट्रोवर्सी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई है, उसका जो इतलाक है वो माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक सुप्रीम कोर्ट बार की पिटी हुई है कि जी कि आप उस जो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है उसको आप रिविजिट करें जजमेंट को। एक और मेरी राय है कि जब ये नॉमिनेशन पेपर जो है वो अपना पॉइंट आपका आ गया तो बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रिजवाना साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, शबी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।